हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करती हूँ आपके चैनल में स्टडीज क्लासेज में। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कुछ क्वेश्चंस। तो ये मैं बता दूँ कि आज हम बात करेंगे शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है सूक्ष्म शिक्षण। यानी इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में बहुत तरह के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा दीर्घ उत्तरी, लघु उत्तरी और अति लघु उत्तरी भी प्रश्न आपको इसमें से देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन एक लाया हुआ है, जिसमें कि बहुत सारे क्वेश्चनों को ही मैंने साथ में इन्वॉल्व करके एक पूरा कंप्लीट सूक्ष्म शिक्षण का टॉपिक कवर किया है। तो अगर आप एक बार इस नोट्स को देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको सूक्ष्म शिक्षण से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आएगी, चाहे वो किसी भी तरह के पैटर्न में क्वेश्चन पूछा गया हो। तो वीडियो आप पूरा देखिएगा। यहाँ पे मैंने अथवा करके कई सारे क्वेश्चन लिखे हैं, क्योंकि आपको कई तरह के क्वेश्चन एग्जाम में घुमा फिरा के देखने को मिल सकते हैं इस टॉपिक से। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और बताइएगा कमेंट करके वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकता है। तो देखिए, प्रश्न जो है वो इस तरह से पूछ सकता है कि सूक्ष्म शिक्षण से क्या अभिप्राय है। पाठ के नियोजन स्तर, प्रस्तावना स्तर, प्रस्तुतिकरण स्तर एवं समापन स्तर पर प्रयुक्त कौशल की एक सूची का निर्माण कीजिए तथा सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान का रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। इसके अलावा अथवा क्वेश्चन दिया है, सूक्ष्म शिक्षण क्या है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र तथा इसके प्रयोग को विस्तार से बताइए। अथवा क्वेश्चन पूछ सकता है, सूक्ष्म शिक्षण क्या है, इसकी विशेषता क्या बताइए। या अथवा पूछ सकता है, सूक्ष्म शिक्षण पर एक निबंध लिखिए। या अथवा करके क्वेश्चन पूछ सकता है कि सूक्ष्म शिक्षण कौशल का प्रत्यय क्या है, क्या यह शिक्षण कौशलों को विकसित करने में सहायक है। सूक्ष्म शिक्षण के सोपानों की विवेचना कीजिए। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। इसका आंसर आपको अभी आंसर में दिख जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। बाकी आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एक बार अवश्य जाके चेक करिए। थोड़ा सा मार्जिन चार्ज है, अगर आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आपके लिए यूट्यूब फ्री है, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेके भी चीज़ों को सेव कर सकते हैं। तो देखिए, उत्तर हम किस तरह से लिखेंगे। सूक्ष्म शिक्षण का इतिहास या विकास, क्योंकि क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा है, इसलिए हम पहले इसके इतिहास और विकास के बारे में जानेंगे। तो इसमें हम एरो दे के हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिखेंगे। तो देखिए, पहला एरो है हमारा, सूक्ष्म शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में एक नवीन नियंत्रित अभ्यास की प्रक्रिया है। इसका विकास स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में किया गया। सन 1961 में एचिसन, वुश और एलन ने सर्वप्रथम नियंत्रित रूप से संकुचित अध्ययन अभ्यास क्रम प्रारंभ किए, जिनके अंतर्गत प्रत्येक छात्राध्यापक 5 से 10 छात्रों को एक छोटा सा पाठ पढ़ाता था। अगला एरो, 1967 में क्लेन वैश ने सूक्ष्म शिक्षण के क्षेत्र में कई प्रयोग किए। अगला पॉइंट, भारत में सर्वप्रथम डीडी तिवारी 1967 में सूक्ष्म शिक्षण शब्द का अर्थ आज के सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में किया, यद्यपि उनका सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ आज के सूक्ष्म शिक्षण से अलग था। अगला पॉइंट, भारत में 1974 में सूक्ष्म शिक्षण के क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रकाशन पाशी तथा शाह ने किया। इसमें प्रथम बार सूक्ष्म शिक्षण के विषय में वैज्ञानिक जानकारी प्रदान की गई। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको जो इससे रिलेटेड कि किस तरह से सूक्ष्म शिक्षण का विकास हुआ, उसका इतिहास क्या है, ये हम जानेंगे। तो यहाँ तक आपने देख लिया। चलिए अगला पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही या नहीं रही। अगला पॉइंट हमारा है कि सन 1978 में इंदौर विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम सूक्ष्म शिक्षण पर, चलिए आगे देखते हैं, सूक्ष्म शिक्षण पर राष्ट्रीय प्रयोजन का निर्माण किया गया। इसके अंतर्गत विभिन्न महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों के शिक्षक प्रशिक्षकों ने मिलकर सूक्ष्म शिक्षण पर कार्य किया। यह शोध योजना नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग नई दिल्ली के सहयोग से पूर्ण की गई। फिर आगे हमारा है, अब तो भारतवर्ष में सूक्ष्म शिक्षण पर काफ़ी कार्य किया जा रहा है। यानी हमारा विकास किस तरह से हुआ वो आपने देख लिया। अब जो वर्तमान समय है हमारा, सूक्ष्म शिक्षण पर जो काम किए जा रहे हैं वो बिल्कुल नए तरीके से किए जा रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम किए जा रहे हैं। तो वो भी आपको चलिए आगे देखने को मिल जाएंगे। अब बाकी हमने इतिहास देख लिया, अब हम बात करते हैं अब सूक्ष्म शिक्षण के डिटेलिंग के बारे में कि क्या होता है, कैसे होता है, अर्थ क्या है, परिभाषाएं क्या है।
तो चलिए हेडिंग हम डालेंगे सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ व परिभाषाएं। तो सूक्ष्म शिक्षण एक प्रकार की प्रयोगशाला विधि है जिसमें छात्राध्यापक शिक्षण कौशलों का अभ्यास बिना किसी को हानि पहुंचाए करते हैं। यह विधि प्रयोगशाला की सभी शर्तों को पूर्ति करने में सक्षम है। अतः सूक्ष्म शिक्षण शिक्षण प्रशिक्षण की एक प्रयोगशाली एवं वैश्लेषिक विधि है जिसके माध्यम से छात्राध्यापकों में शिक्षण कौशल विकसित किए जाते हैं। परिभाषा में पहला है वीएम शोर के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण कम समय, कम छात्रों तथा कम शिक्षण क्रियाओं वाली प्रविधि है। दूसरा डीएलडब्ल्यू एलन के द्वारा सूक्ष्म शिक्षण सरलीकृत शिक्षण प्रतिक्रिया है जो छोटे आकार की कक्षा में कम समय में पूर्ण होती है। ठीक है, 2 हमने देख लिया। तीसरा देख लेते हैं मैग्नाइट के अनुसार। तो सूक्ष्म शिक्षण वो सूक्ष्मपदी शिक्षण स्थितियां हैं जिसकी व्यवस्था परंपरागत कौशलों में सुधार के लिए तथा नवीन कौशलों के विकास के लिए की जाती है। चौथा HSN फॉलैंड के अनुसार यह किसी विशेष शिक्षण कौशलों के अभ्यास करने का एक ढंग या तरीका है। तो मैंने 4 यहाँ पे आपको बता दिए जो 4 लोगों के अनुसार क्या होती है परिभाषा इसकी। तो आपको इसमें से 2-3 जो आपको लगता है आप वो याद कर सकते हैं एग्जाम के लिए। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं विशेष शिक्षण कौशल चित्र बना हुआ है जिसमें मूल्यांकन, व्याख्या, प्रदर्शन, व्यवहार, तर्क, चिंतन, विचार, मूल्यांकन, ये सब सारी चीज़ें हमने दिखाई है शिक्षण कौशल के अंतर्गत। तो ये हमारा चित्र के माध्यम से हमने दिखाया कि विशेष शिक्षण कौशल के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं। अब बात करते हैं सूक्ष्म शिक्षण कौशल के बारे में। तो दोषाय और पाशी व शाह ने शिक्षण कौशलों का उल्लेख किया है, उसका सारांश अग्रलिखित किया जा रहा है। पहला, पाठ का प्रस्तावना कौशल। तो इन कौशलों के द्वारा शिक्षक विद्यार्थियों को नवीन ज्ञान, नवीन पाठ, नवीन इकाई के लिए तैयार करता है। छात्रों के मन में पढ़ाए जाने वाले पाठ के प्रति जिज्ञासा जागृत होती है। यानी पाठ प्रस्तावना कौशल के द्वारा हम क्या करते हैं, बच्चों के अंदर जो टॉपिक हमें पढ़ाना होता है, जो भी चीज़ें हमको बच्चों को पढ़ानी होती है, उसके लिए हम उनके अंतर्गत एक जिज्ञासा या इंटरेस्ट उत्पन्न करते हैं। अब बात करते हैं आगे प्रस्तावना का कौशल प्रयोग। प्रस्तावना का प्रयोग करते समय अध्यापक को ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए। क्या क्या बातें? पहला, सबसे पहले अध्यापक यह ज्ञात करे कि छात्रों का पूर्व ज्ञान क्या है, उसके बाद ही पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत करना चाहिए। दूसरा, प्रस्तावना संबंधी प्रश्न सरल होने चाहिए ताकि छात्रों को सरलता से समझ आए। तीसरा, प्रस्तावना रुचिकर और प्रेरक हो। चौथा, जो प्रश्न प्रस्तावना में है वो क्रमबद्ध तथा एक दूसरे से संबंधित हो। पांचवा, पाठ के उद्देश्यों से संबंधित ही प्रस्तावना होनी चाहिए। छठा, जिन प्रश्नों का प्रस्तावना में प्रयोग किया जाए वो छोटे छोटे व प्रभावी हो। इसका मतलब ये, जैसे आप लेसन प्लान जो बनाते हैं, यानी पाठ योजना जो बनाते हैं, उसमें जो आप प्रस्तावना प्रश्न बनाते हैं वो कैसे होते हैं, वो छोटे छोटे होते हैं और सरल होते हैं और एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। जो टॉपिक हमको पढ़ाना होता है बच्चों को, कहीं ना कहीं उससे वो रिलेटेड होना चाहिए, सरल होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए। ठीक है, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा है उद्दीपन परिवर्तन कौशल। तो विद्यार्थियों के ध्यान को आकर्षित करने के लिए अध्यापक अपने व्यवहार में जो परिवर्तन समझ बूझ कर लाता है उसे उद्दीपन परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया जी। बहुत इजी लैंग्वेज है तो मुझे नहीं लगता आपको टफ लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अपने स्वर में उतार चढ़ाव या आरोह अवरोह लाना। दूसरा, अंग संचालन करना। तीसरा, विराम देते हुए बोलना। चौथा, श्रव्य दृश्य साधनों का क्रम परिवर्तन करना। पांचवा, भाव प्रदर्शन करना जैसे सिर हिलाना, हाथ से इशारा करना आदि। अगला, अंतर क्रिया परिवर्तन जैसे विद्यार्थी अध्यापन अनुक्रिया, विद्यार्थी विद्यार्थी अनुक्रिया और अध्यापक कक्षा अनुक्रिया। ये आपको पता है, जब कोई भी टीचर प्रभावी कब होता है, जब वो हाथ से कोई सी चीज़ को एक्सप्लेन करता है या फिर इशारे से करता है, यानी कुछ ऐसा तरीका जिसके बच्चे ज़्यादा आकर्षित हो सकें। तीसरा है प्रश्न पूछना कौशल। तो अध्यापक आमतौर पर प्रश्नों द्वारा ही पाठ का विकास करता है। पाठ के प्रश्न विभिन्न स्तरों पर प्रश्न पूछने के ये उद्देश्य होते हैं। इस तरह प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण और तीसरा है प्रयोग। प्रश्न पूछने के उद्देश्य, तो प्रस्तावना के उद्देश्य है पहला, छात्रों से संपर्क स्थापित करना। दूसरा, यह जानना कि कक्षा को कितनी जानकारी है। तीसरा, पिछले कार्य को दोहराना। यह प्रस्तावना का उद्देश्य होता है। ठीक है, प्रश्न जो प्रस्तावना प्रश्न पूछा जाता है उसके उद्देश्य होते हैं। प्रस्तुतिकरण के क्या उद्देश्य होते हैं? पहला, छात्रों को पाठ में रुचि बनाए रखना। दूसरा, यह जानना कि जो पढ़ाया जा रहा है क्या वह छात्रों से समझ रहे हैं। तीसरा, उनकी तर्क शक्ति का विकास करना। प्रयोग के अंतर्गत प्रश्न पूछने के क्या उद्देश्य है? पहला, पाठ वस्तु को स्पष्ट करना। दूसरा, कठिनाइयों का निराकरण। तीसरा, छात्रों को इस बात के लिए प्रेरित करना कि वे स्वयं किसी निष्कर्ष तक पहुंच सकें। चौथा हमारा है निर्देशनों तथा उदाहरणों का कौशल।
तो इसके अंतर्गत लिखेंगे आप, अध्यापक पाठ को सरल बनाने के लिए, रोचक बनाने के लिए, स्पष्ट बनाने के लिए पढ़ाते समय बीच बीच में उदाहरणों का प्रयोग करता है। जैसे कोई भी चीज़ हमको किसी को समझाना होता है तो हम एक एग्जाम्पल या उदाहरण से उसे जब समझाते हैं तो बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आता है। ये आपको पता होगा, या फिर कोई भी चीज़ अपने दोस्तों को भी कुछ समझाना है तब भी आप यही करते हैं, एग्जाम्पल मस्ट होता है। तो हम इसीलिए उदाहरणों का प्रयोग करते हैं। इसमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो देख लेते हैं। तो इसमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, एरो देखिए, जो अध्यापक को पढ़ाना है उससे संबंधित उदाहरणों का चयन पहले से कर लिया जाए। दूसरा, शिक्षक ने जिन उदाहरणों का चयन किया है वो रोचक होने चाहिए। अगला, अध्यापक स्वयं अभी अपनी कल्पना से उदाहरणों का निर्माण कर सकता है। अगला, उदाहरण विशेष कथाओं से प्रभावित हो तो अधिक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी चाहिए। अगला हमारा है व्याख्या कौशल। तो जब अध्यापक द्वारा कथित किसी तथ्य को छात्र नहीं समझ पाता तो वो अध्यापक उसकी व्याख्या करता है ताकि छात्र उसको समझ सके। व्याख्या करते समय ये बातें ध्यान में रखी जानी चाहिए। व्याख्या करते समय शिक्षा की भाषा में धारा प्रभाव होना चाहिए। अगला, व्याख्या विद्यार्थियों के अनुभवों से संबंधित हो। अगला, पाठ के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर व्याख्या छोटा या बड़ा हो। अगला, व्याख्या की भाषा सरल हो। ठीक है, ये सब चीज़ें हमको ध्यान में रखनी चाहिए जब हम किसी चीज़ की व्याख्या करते हैं। अगला हमारा छठा है पुनर्बलन कौशल। तो अध्यापक अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए तथा विद्यार्थियों ने जो सीखा है उसे स्थायी बनाने के लिए और विद्यार्थियों का पाठ में रुचि है और उत्साह प्रदर्शन बना रहे, इसके लिए जिन कौशलों का प्रयोग होता है उसे पुनर्बलन कहा जाता है। तो पुनर्बलन दो प्रकार का होता है, पहला धनात्मक पुनर्बलन, दूसरा ऋणात्मक पुनर्बलन। ठीक है, तो आपको पुनर्बलन कौशल के अंतर्गत ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, इतना काफ़ी है आपके लिए। अगला हमारा सातवां है पाठ समापन कौशल। तो शुरू में छात्र अध्यापक के सामने यह कठिनाई आती है कि वो अपने पाठ का ठीक प्रकार से समापन नहीं कर पाता। फिर भी पाठ समापन के लिए ये साधन अपनाए जा सकते हैं। तो कौन कौन से साधन अपनाए जा सकते हैं चलिए हम देखेंगे विस्तार में। बाकी आपको वीडियो अभी तक जितनी भी चीज़ें मैंने बताई कि आपको समझ में आ रही है, प्लीज़ आप ये ज़रूर एक्सप्लेन करिएगा कमेंट करके, ताकि मुझे भी समझ आए कि हाँ आपको समझ में आ रही है सारी चीज़ें या नहीं आ रही। तो चलिए बाकी हम आगे बढ़ लेते हैं। तो पहला हमें यानी क्या क्या साधन अपनाए जा सकते हैं के अंतर्गत हमारा पहला होगा पाठ सारांश। तो इसके अंतर्गत कुछ मुख्य पॉइंट है, जैसे पहला पॉइंट है मुख्य बिंदुओं के द्वारा पाठ सारांश लिखवाना। दूसरा, 2-3 पुनरावृत्ति के प्रश्नों द्वारा पाठ सारांश लिखवाना। तीसरा, पाठ सारांश पाठ के उद्देश्यों से संबंधित हो। चौथा, पाठ सारांश के लिए सैमपट का उपयोग करें। ठीक है, तो पाठ सारांश के अंतर्गत ये 4 पॉइंट हम ध्यान में रख सकते हैं। दूसरा है गृह कार्य देना। तो इसके अंतर्गत कुछ पॉइंट है, जैसे एरो करके हमने लिखा है पाठ प्रश्नों का उत्तर लिखित दे, वे प्रकरण के मुख्य बिंदु लिख कर लाएं, उनसे रेखाचित्र या मानचित्र बनवाना, संक्षिप्त निबंध लिखवाना, या अगला पॉइंट है गणित विज्ञान आदि समस्या को हल करना। तो ये सब चीज़ें हम करके पाठ समापन कौशल को और बेहतर बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक समझ में आ गया। ये तो सारे हमारे कौशल थे, तो आपने देख लिया सूक्ष्म शिक्षण के कौशल क्या क्या है। अब बात करते हैं सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान। तो भारतवर्ष में विशेष रूप से NCERT एवं इंदौर विश्वविद्यालयों में किए गए प्रयासों के फलस्वरूप सूक्ष्म शिक्षण का भारतीय प्रतिमान विकसित किया गया। इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, इसमें महंगी सामग्री आदि के स्थान पर कथन तथा चर्चा विधि का प्रयोग किया गया। दूसरा, इसमें सूक्ष्म शिक्षण सहित अनुरूपित परिस्थितियों में संपन्न किया जाता है। तीसरा, सूक्ष्म शिक्षण के इस भारतीय प्रतिमान में स्तर निर्धारण तथा शिक्षण वृत्ति निम्नांकित प्रकार से किया जाता है। तो यहाँ पे आप एक चार्ट देखेंगे जिसके अंतर्गत हमने जो भारतीय प्रतिमान के जो है किस तरह से बताया गया है, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान को किस प्रकार से निम्नांकित किया गया है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1-2 ब्रैकेट बना हुआ है, एक में छात्रों की संख्या लिखी गई है और उसके सामने कितनी होनी चाहिए वो क्वांटिटी लिखी गई है, या किसके लिए की गई है वो सारी चीज़ें लिखी गई हैं। तो छात्रों की संख्या 5 से 10 तक। छात्रों के प्रकार कैसे होने चाहिए, वास्तविक स्कूल छात्र या बीएड छात्र। निरीक्षण व प्रतिपुष्टि, तो इसके सामने लिखेंगे प्राध्यापक या साथी बीएड छात्र। पाठ की अवधि 6 मिनट। कौशलों की संख्या एक समय में 1 कौशल। विषय वस्तु 1 शिक्षण बिंदु या परिकल्पना। कुल अवधि कितनी, 36 मिनट की। ठीक है, फिर चौथा हमारा अगला पॉइंट है सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि 36 मिनट होती है। इसका समय विभाजन निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है। तो अभी तक आपने देख लिया कि उसका प्रतिमान कैसा होना चाहिए, प्रतिरूप कैसा होना चाहिए सूक्ष्म शिक्षण का भारतीय प्रतिमान। और अब हम देखेंगे जो हमको पता चल गया कि कुल अवधि कितनी, 36 मिनट की। तो 36 मिनट में हमको क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें करनी है, 36 मिनट को डिवाइड करना है, तो वो देख लेते हैं। जैसे शिक्षण यानी पढ़ाना 6 मिनट, प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक 6 मिनट,
पुनः योजना 12 मिनट, पुनः शिक्षण 6 मिनट, पुनः प्रतिपुष्टि 6 मिनट। तो अगर हम इसका ऐड करें यानी टोटल करें यानी तो कुल समय निकालें तो वो कितनी आई 36 मिनट। तो 36 मिनट को हमने डिवाइड कर दिया इन 5 तरह के चीज़ों में। फिर हमारा 5वां पॉइंट हम लिखेंगे, यह प्रतिमान कम खर्चीला तथा ज़्यादा लचीला है। तो भारतीय प्रतिमान के रूप में हमने सूक्ष्म शिक्षण को यहाँ पे बता दिया। 5 पॉइंट के अंतर्गत हमने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। अगला हेडिंग हमारा है सूक्ष्म शिक्षण के सोपान, चरण या सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया या चक्र। ठीक है, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चनों को एक साथ ही इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया है तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल गई होंगी। तो चलिए इसके अंतर्गत हम कैसे लिखेंगे, तो एरो देके लिखेंगे, शिक्षण, पृष्ठपोषण, पुनः पाठ नियोजन, पुनः शिक्षण तथा पुनः पृष्ठपोषण के 5 पद क्रमों को मिलाकर एक चक्र सा बन जाता है जो तब तक चलता रहता है जब तक उसे शिक्षण कौशल विशेष पर पूर्ण अधिकार न प्राप्त हो जाए। यही चक्र सूक्ष्म शिक्षण चक्र कहलाता है। सूक्ष्म शिक्षण के कार्यक्रमों को निम्नांकित 6 चरणों या सोपानों में विभाजित किया गया है जो इस चित्र द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। आप इसको एक चित्र अभी मैं आपको दिखाऊंगी, इसमें आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो ये आप चक्र देख रहे हैं, सूक्ष्म शिक्षण चक्र, जिसमें क्या है, नियोजन यानी पाठ योजना, फिर शिक्षण या पाठन, फिर प्रतिपुष्टि, फिर पुनर्योजना, फिर पुनर्शिक्षण, फिर पुनः प्रतिपुष्टि। 6 चरण है। पहला योजना, दूसरा पाठन, तीसरा फीडबैक, चौथा पुनर्योजना, 5वां पुनर्शिक्षण, 6वां पुनः फीडबैक या पुनः प्रतिपुष्टि। ठीक है, तो ये अगर आपके माइंड में सेट है सूक्ष्म शिक्षण चक्र तो आप आराम से क्वेश्चन को अच्छे से कर ले जाएंगे। कोई चीज़ आपको बहुत डीपली याद नहीं करनी होती है, केवल समझनी होती है, तो आप समझ लेंगे, मुझे उम्मीद है। चलिए अब मैं एक एक करके जो चरण है उसको आपके सामने शेयर दिखाती हूँ या आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसे पहला था पाठ योजना तैयार करना, तो इसके अंतर्गत लिखेंगे, इस सोपान के अंतर्गत छात्राध्यापकों से यह आशा की जाती है कि वे संबंधित शिक्षण कौशल का अभ्यास करने के लिए किसी उचित उप विषय का चुनाव करके एक आदर्श पाठ योजना तैयार करें। ठीक है, ये तो हमारा पॉइंट हो गया कि हम पाठ योजना कैसे तैयार करते हैं। तो हमको एक उचित उप विषय का एक टॉपिक का चुनाव करना होता है। दूसरा है शिक्षण या पाठन सत्र। तो इस सोपान के अंतर्गत छात्राध्यापक 5 से लेकर 10 विद्यार्थियों की कक्षा में अपने तैयार सूक्ष्म पाठ को 6 मिनट पढ़ाता है। कुछ परिस्थितियों में इस कार्य के लिए वीडियो टेप अथवा ऑडियो टेप की सहायता भी ली जा सकती है। तीसरा है प्रतिपुष्टि प्रदान करना। तो इस सोपान के अंतर्गत कक्षाध्यापक सूक्ष्म पाठ पढ़ाने के पश्चात अपने पढ़ाए गए पाठ पर विस्तृत रूप से चर्चा करता है। इस समय छात्राध्यापक की अध्ययन कौशल की कमियों, अच्छाइयों, अच्छे बुरे दोनों प्रकार के बिंदुओं पर वार्तालाप किया जाता है। इसे आलोचना मूल्यांकन पद कहा जाता है और इसमें छात्राध्यापकों को पुनः पाठ योजना निर्माण के लिए सुझाव दिए जाते हैं। यानी फीडबैक, तो फीडबैक हम किससे लेंगे, हम बच्चों से लेंगे। तो इसमें जो टीचर है वो क्या करता है, वो अपनी चीज़ों को पढ़ाता है और मतलब डिस्कस करता है जो चीज़ें वो पढ़ा चुका होता है, उसमें उसकी जो की कमियां होती हैं, अच्छाइयाँ बुराइयाँ, दोनों हर एक टॉपिक पर हर एक बिंदु पर वो डिस्कस करता है। यानी इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, एक आलोचना या मूल्यांकन भी, यानी हम उस चीज़ का क्या कर रहे हैं, जो पढ़ाया गया उसका हम मूल्यांकन क्या कर रहे हैं और जो फीडबैक हमको मिलता है उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, पुनः पाठ योजना का निर्माण या के लिए हम सुझाव देते हैं कि नहीं इसको और अच्छे से बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। फिर अगर कुछ टॉपिक हमारा मिसिंग रह गया, कुछ चीज़ें हमको नहीं समझ में आई, बच्चों को अगर फीडबैक से हमको मिली कि नहीं समझ में आया, तो हम उसको फिर से जो है वो पढ़ाएंगे। तो पुनः पाठ योजना, फिर हम अगला पॉइंट हम बनाएंगे। तो पुनः पाठ योजना क्या बनता है इसको भी देख लेते हैं। तो चौथा हमारा पुनः पाठ योजना बनाना। तो इसमें हम लिखेंगे कि इस सोपान के अंतर्गत विभिन्न शिक्षण स्रोतों से प्राप्त प्रतिपुष्टि के आधार पर छात्राध्यापक अपने सूक्ष्म शिक्षण पाठ की पुनः योजना बनाता है। इस कार्य के लिए उसे 12 मिनट का समय मिलता है। ठीक है, यानी जो भी बच्चों से मिला रिस्पॉन्स उसके हिसाब से हमने फिर पुनः पाठ योजना अपनी बनाई। फिर हमने बताया कि हाँ हमको इस तरह से पढ़ाना है, हमने योजना बना ली, अब हम उसका शिक्षण करेंगे। तो 5वां हमारा है पुनः शिक्षण। तो इस सोपान के अंतर्गत 6 मिनट के इस सत्र में पुनर्निर्मित पाठ योजना के आधार पर छात्राध्यापक अपने सूक्ष्म शिक्षण को एक बार फिर पढ़ाता है और इस सत्र को पुनः शिक्षण सत्र कहा जाता है। यानी जो भी योजना उसने फिर से बनाई है उसके अनुसार वो शिक्षण करता है। अगला पुनः प्रतिपुष्टि प्रदान करना। तो इस सोपान के अंतर्गत पुनः पढ़ाए गए पाठ का शिक्षक, प्रशिक्षक और सहयोगी छात्राध्यापकों द्वारा एक बार फिर पर्यवेक्षण,
किया जाता है और परिणाम स्वरूप उसके द्वारा आवश्यक प्रतिपुष्टि प्रदान की जाती है। यह सत्र 6 मिनट का होता है। यानी पुनः आपको फीडबैक लेना है अपने सहयोगी छात्राध्यापकों से या फिर अपने शिक्षक प्रशिक्षक से, ठीक है। और इसका जो मिनट होता है, सत्र होता है, वो 6 मिनट का होता है। अब बात करते हैं विशेषता की। तो ये हमारा आपने देख लिया सारी जो चीज़ें हैं कि कितने चरण होते हैं, जो पाठ्य योजना का चक्र होता है उसमें कौन कौन सी चरण होते हैं, सारे आपने देख ली। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। बाकी आप उसको एक बार समझ लेंगे तो आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। बात करते हैं विशेषता की। तो पहला है सूक्ष्म पाठ की विषय वस्तु बहुत कम होती है। दूसरा, यह सूक्ष्म पाठ 5-10 मिनट का होता है। तीसरा, केवल एक समय में एक ही शिक्षण कौशल पर ध्यान दिया जाता है। चौथा, छात्राध्यापक की प्रत्येक गलती को इसके द्वारा महसूस या पता कर सकते हैं। पांचवा, इसमें छात्रों की संख्या भी कम होती है। छठा, सूक्ष्म शिक्षण में छात्राध्यापक को तुरंत फीडबैक मिल जाता है। तो हमने ये 6 विशेषता यहाँ पे आपको दिखा दी हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो गई है, इससे ज़्यादा इसको नहीं खींचेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और अगर एक छोटी सी रिक्वेस्ट बस करूँगी कि ये सारा जो टॉपिक मैंने आपको बताया हुआ है, अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपना प्यार इस वीडियो पे जरूर दिखाइएगा कमेंट करके। और इसी के साथ चलिए अभी बाय बाय, टेक केयर। मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।